पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन पिकअप किया था, सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट किया था, जहां मैंने आपको उसके कुछ बेसिक बताए थे, जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती है, फील्ड वाइंडिंग रोटर पे होती है, और आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज एसी होती है, और वहीं फील्ड वाइंडिंग हमारी डीसी होती है। और फिर हम लोगों ने क्या किया था, कुछ एक शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस देखे थे, जैसे कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्यों यूज हुई, पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना क्यों जरूरी है। ये बेसिक बेसिक बातें हमने की थी, और एक फॉर्मूला हमने देखा था, दैट वाज सिंक्रोनस स्पीड। और मैंने बताया था सिंक्रोनस स्पीड का सिग्निफिकेंस क्या होता है। इट इज द स्पीड एट विच मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स और द रोटर रोटेट्स इन अ सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम सिंक्रोनस मशीन की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स। अब देखो, सिंक्रोनस मशीन जो है, या कोई भी रोटेटिंग मशीन जो भी होगी, उसके अंदर अगेन दो पार्ट्स होंगे। वन विल बी स्टेटर वाइल द अदर वुड बी रोटर। तो जब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन भी दो ही पार्ट्स में पढ़ा जाता है। वन इज कॉल्ड एज द स्टेटर कंस्ट्रक्शन, while the other is called as the rotor construction। मेरी बात समझ आ रही है? तो दो तरह के कंस्ट्रक्शन देखने, स्टेटर और दूसरा रोटर। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, स्टेटर कंस्ट्रक्शन। स्टेटर कंस्ट्रक्शन। अब देखो, सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्टेटर कैसे बनाया जाता है। स्टेटर अपना रहता है सिलेंड्रिकल। स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग आने वाली है? आर्मेचर वाइंडिंग आएगी ना। इस टाइप से एक सिलेंडर बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर होता है, इसके अंदर हमें स्लॉट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि इन स्लॉट्स के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो रखी जा सके। भाई खुद ही सोचो, आर्मेचर वाइंडिंग तो प्लेस करनी है ना स्टेटर पे, तो स्लॉट्स बना लेते हैं। स्लॉट्स देखो, अगर सारे में बने हैं, तो इससे क्या समझ आ रहा है? सारे में स्लॉट्स बने होने का मतलब एक निकलता है, दैट द वाइंडिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इस टाइप से। और आगे से स्लॉट्स ओपन कर लो, तो ये हमारे सिंक्रोनस मशीन के अंदर स्टेटर के स्लॉट्स हो गए। और इन स्लॉट्स के अंदर हमें 3 फेज वाइंडिंग रखनी है, क्योंकि आर्मेचर जो होता है दैट इज 3 फेज। तो ए, बी और सी 3 फेजेस हमें प्लेस करने होते हैं इन केस ऑफ स्टेटर। ये बात क्लियर हुई? अब इसमें एक लिखो, स्टेटर कोर इज मेड ऑफ, स्टेटर कोर इज मेड ऑफ CRGO steel and is laminated in order to reduce eddy current loss, in order to reduce eddy current loss। अब देखो, CRGO स्टील की जगह सिलिकॉन स्टील भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था रोटेटिंग मशीन में CRGO स्टील का बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता बेनिफिट? क्योंकि CRGO स्टील में परमिएबिलिटी एक ही डायरेक्शन में हाई होती है। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन के अंदर रोलिंग की जाती है। तो उसके अलावा बाकी डायरेक्शंस के अंदर परमिएबिलिटी हमारी लो रहती है। और परमिएबिलिटी अगर लो रहती है, तो रोटेटिंग मशीन के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है। मैंने बताया था ना, टेंजेंशियल आती है। जैसे मान लो इधर आ रही है राइट, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता फॉर द केस ऑफ रोटेटिंग मशीन। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, वी कैन ऑल्सो यूज सिलिकॉन स्टील because CRGO steel is not beneficial for rotating machines, because magnetic field of rotating machine changes its direction at each and every point, changes its direction at each and every point। ठीक है, तो ये मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो, जो आर्मेचर वाइंडिंग रखी जाएगी वो स्टेटर के इन स्लॉट्स में रखी जाएगी,
और वाइंडिंग इतने स्लॉट्स में देख के क्या बता सकते हो? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटेड में मैंने क्या बोला था? जब वाइंडिंग को चारों तरफ फैला दिया जाए देन इट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। और अगर वाइंडिंग एक ही स्लॉट या एक कॉइल दो ही स्लॉट ऑक्यूपाई करे तब उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड। तो अब आगे जितना भी हम लोग डिस्कवर करेंगे, आगे जितना भी स्टडी करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड मान के करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड को हम लोग बाद में कंसीडर करते हैं। अब क्या होता है, स्टेटर के ऊपर 3 फेज वाइंडिंग होती है और मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि स्टेटर के कंडक्टर्स रोटेट नहीं कर सकते। तो रोटेट किसे करना पड़ता है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो अब हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग डाल लेना, रोटेटिंग फील्ड थ्योरी। रोटेटिंग फील्ड थ्योरी। अब रोटेटिंग फील्ड थ्योरी में क्या कहते हो कि जब 3 फेज वाइंडिंग हो तुम्हारे पास, 3 फेज एसी वाइंडिंग हो तुम्हारे पास, इसके तीनों फेज में जो करंट आ रहे हैं उनके बीच का फेज शिफ्ट 120 होना चाहिए। और जो तीनों कॉइल तुमने रखी हैं वो तीनों कॉइल्स भी 120 के एंगल पे अगर रख दी जाए देन अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। यानी कि कॉइल्स को 120 डिग्री पे रखा जाएगा और कॉइल के अंदर फ्लो करने वाला करंट उसके अंदर फेज शिफ्ट भी होगा 120 डिग्री का, और उससे जनरेट होती है हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें लिखना, व्हेन अ 3 फेज वाइंडिंग is kept at 120 degree in space and it carries a 3 phase balanced current having 120 degree phase shift, then a rotating magnetic field is produced. Then a rotating magnetic field is produced. ठीक है, देखें एक बार, देखो भाई, स्टेटर बना ले रहा हूं, ठीक है। अब ये वाली वाइंडिंग या ये कॉइल मान लो ये है ए और ए डैश। एक कॉइल 2 स्लॉट ऑक्यूपाई करती है ना। अब बी वाली जो कॉइल आएगी वो इससे 120 डिग्री पे ले लेना। तो देखो मैं ऐसे बना लेता हूं, 90 डिग्री वाली लाइन 120 पे लेना है ना। ये तो खैर 45 हो जाएगा एग्जैक्टली। तो 120 डिग्री बाद आ गया बी, बी और बी डैश। ऐसे ही 120 डिग्री बाद सी लेना है। 120 डिग्री बाद अगर सी लेना है तो ये हो गया 60 और फिर 60। तो ये हो गया अपना सी और ये सी डैश, ये बन गया। अब इसके अंदर कॉइल्स प्लेस कर देते हैं। तो इधर से ओपन कर दो स्लॉट, ओपन कर दिया गया। अब इधर से कॉइल प्लेस करो। तो एक कॉइल ए और ए डैश में चली गई, एक कॉइल बी और बी डैश में चली गई, एक कॉइल सी और सी डैश में चली गई। ये कॉइल्स आ गई। अब ऐसा मैं मानता हूं कि पॉजिटिव करंट को दिखाओगे आउटवर्ड्स और नेगेटिव करंट को माना जाएगा इनवर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या मान लेता हूं कि अगर पॉजिटिव करंट ए कैरी करता है तो आउटवर्ड्स, ए डैश में करंट वापस जाएगा इनवर्ड्स। पॉजिटिव करंट बी ने कैरी किया आउटवर्ड्स, बी डैश में गया इनवर्ड्स। सी में आउटवर्ड्स तो सी डैश में इनवर्ड्स। और ये कॉइल्स का मतलब क्या है? देखो ये मशीन सिलेंड्रिकल है, ऐसे आगे की तरफ आ रहा है सिलेंडर, और ये जो दो कंडक्टर हैं, जैसे ए ऊपर आया ए डैश नीचे आया, ये दो कंडक्टर हो गए ना। ये ब्लैक और ब्लू वाला मार्कर ये हमारे दो कंडक्टर हैं। तो ये तुम्हें ए दिख रहा है और ये तुम्हें ए डैश दिख रहा है, और ये पीछे से जुड़े होंगे, यानी इस तरफ से इन दोनों को जोड़ा गया होगा।
और बाहर तुम्हें ये दो एजेस ए और ए डैश शो हो रहे हैं। तो जो करंट ए से निकलेगा वो ए डैश से वापस जाएगा। ये कंडक्टर ड्रॉ कर लिए। अब इसके अंदर मैंने किया क्या है कि वाइंडिंग्स को 120 डिग्री पे रखा है। कैसे? देखो, ए से ये जो बी वाला है ना, ये एंगल 120 है, और बी से ये जो सी वाला है, ये एंगल भी 120 डिग्री है। फिर ये सी से ए वाला, दैट इज ऑल्सो 120 डिग्री। तो मैंने यही बोला था, जो तीन वाइंडिंग्स रखने वाले हो वो तीनों वाइंडिंग को आपस में 120 डिग्री सेपरेटेड हमें प्लेस करना है। बात क्लियर हुई इतना? अब तीनों वाइंडिंग को 120 डिग्री स्पेस में डिस्प्लेस करने के बाद हमने क्या बोला कि तीनों वाइंडिंग जो करंट कैरी करें, दैट करंट शुड आल्सो बी बैलेंस्ड। इसीलिए ए फेज में करंट मान लो आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, बी फेज का करंट मान लो आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120, सी फेज का करंट मान लो आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120। ये बन गया। अब हमें क्या देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी ये तीनों फेजेस की वजह से। हमें तीनों फेजेस की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने का तरीका क्या होगा। एक तो तरीका है कंसेप्चुअल और एक तरीका है फेजर या वेक्टर की मदद से, जिससे कि हम लोग उसका सम पता लगा सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड पता लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग फेजर से जाते हैं, ठीक है, दो मेथड्स देखेंगे। पहला मैं समझाता हूं फेजर मेथड, ठीक है। फेजर मेथड पे आते हैं। अब फेजर मेथड अगर यूज करने वाले हो तो पहले यहां एमएमएफ या मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस देख लो। मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से कैसे बनती है कि अगर फिंगर्स हमारी करंट की डायरेक्शन में कर्ल करें तो थंब जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, ए का करंट ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बनेगी? राइट में। तो हम ये बोल देते हैं ए का जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन है उसको मैंने बोल दिया एफ ए, एमएमएफ, ठीक है। अब बी पे आ जाओ। बी का करंट देखो इधर से बाहर आ रहा है बी से और बी डैश से अंदर जा रहा है, तो ये थंब क्या बता रहा है हमें? ये थंब बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये होता है एफ बी। अब सी में देखो, सी में ऊपर से अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है। देखो, सी डैश में अंदर जा रहा है और सी में बाहर आ रहा है, तो ऐसे बना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी एफ सी, ठीक है। और ये तीनों एक्सिस में 120 का शिफ्ट है। अब एमएमएफ कैसे आता है? एमएमएफ आता है नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट हमें करना है तो ये जान लो कि यहां जो तीनों वाइंडिंग होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं, यानी तीनों में नंबर ऑफ टर्न्स हमेशा सेम होंगे। तो ये भी पॉइंट लिख लेना। द वाइंडिंग्स इन थ्री फेज are identical in all respects, so they contain equal number of turns, अगर तीनों में इक्वल टर्न्स आने वाले हैं तो एफ ए हो जाएगा एफ एम साइन ओमेगा टी, और यहां एफ एम क्या है? ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच फेज मल्टीप्लाइड बाय आई एम। एफ बी हो जाएगा एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, एफ सी एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ये हमारे आ जाएंगे तीनों एमएमएफ। अब क्या करना है हमें? अलग अलग इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। तो देखो, सबसे पहले लेता हूं एट ओमेगा टी इक्वल टू 0। ओमेगा टी 0 पे बात कर लेते हैं। 0 पे अगर बात करोगे तो एफ ए तो 0 हो गया, एफ बी कितना है? एफ ए 0 है, 0 माइनस 120 यानी माइनस 120, साइन ऑफ माइनस 120 कितना होता है? -√3/2,
और ये होगा प्लस 120 प्लस √3/2 FM। ठीक है, ये आने के बाद क्या करोगे, एमएमएफ नेगेटिव आने का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। भाई अगर कभी भी करंट नेगेटिव हो जाए तो उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव हो जाती है। तो एक पॉइंट लिखना, द नेगेटिव साइन इन एमएमएफ indicates that the magnetic field produced is opposite to the direction shown, is opposite to the direction shown। तो ए की तो बनेगी नहीं और बी वाले की नेगेटिव बनेगी। बी वाले की नेगेटिव बनने का मतलब है उल्टी बनेगी जो बी का हमने दिखाया था, √3/2 FM। ठीक है ना, इससे उल्टा बन गया। और सी वाले की सेम ही डायरेक्शन में बनेगी जो दिखाया, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है ना, तो √3/2 FM। ठीक है भाई, इस टाइप से। अब इन दोनों में 120 डिग्री एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये होगा 60 डिग्री। अब देखो इनके दो कंपोनेंट्स कर सकते हो, एक एक हॉरिजॉन्टल और एक एक वर्टिकल। 30 30 ऐसे तोड़ सकते हो ना। तो इधर कितना आएगा, √3/2 FM sin 30, और इधर √3/2 FM sin 30। ये दोनों इक्वल और अपोजिट है तो इनका सम 0। और इनके वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएंगे, √3/2 FM cos 30 और √3/2 FM cos 30। तो रिजल्टेंट एमएमएफ ऊपर की तरफ आएगा कितना, √3/2 FM cos 30, और ऐसे दो हैं, cos 30 होता है √3/2, तो एक 2 से 2 कैंसिल, तो 3/2 FM, और डायरेक्शन क्या आ गई, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो ये ओमेगा टी 0 पे निकाल लिया। अब कोई और इंस्टेंट चूज कर लो। अब मान लो एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 ले लेते हैं। 90 अगर लोगे तो एफ ए कितना होगा, FM sin 90, तो FM एफ बी साइन 90 माइनस 120 यानी -30, -30 पे -FM/2 FC 90 प्लस 120 यानी 210, 210 का मतलब अगेन -½ तो -FM/2। अब एक एमएमएफ पॉजिटिव आ रहा है और दो नेगेटिव आ रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहा है वो तो उसी डायरेक्शन में लाई करेगा और जो नेगेटिव आ रहा है वो उससे अपोजिट। तो एफ ए तो देखो FM बन जाएगा, सीधे सीधे ये बन गया। एफ बी उल्टा बनाना पड़ेगा, और कितनी लेंथ लोगे, FM/2। कितना एंगल हुआ ये, 60। एफ सी इसको भी उल्टा बनाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, अगेन FM/2, और ये एंगल कितना हुआ, 60। अब ये दोनों आने के बाद क्या करोगे, FM तो हॉरिजॉन्टल है, उसको हॉरिजॉन्टल रहने दो, इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लो। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, FM/2 sin 60, इसका वर्टिकल कंपोनेंट FM/2 sin 60। अब दोनों वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल दोनों के सेम डायरेक्शन में लाई करेंगे तो रिजल्टेंट होगा हॉरिजॉन्टल में FM तो है ही, प्लस इन दोनों का FM/2 cos 60, और दो का है इसलिए 2, cos 60 होता है हाफ, अगेन हुआ 3/2 FM, और डायरेक्शन किस में आया आपकी बारी है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये दूसरा एंगल हमें मिल गया। अब चाहो तो एक और एंगल ले लो, कोई एक और एंगल अगर लेना है, जैसे 0 ले लिया, 90 ले लिया, अब सपोज 180 ले लेते हैं। अगर 180 ले लिया जाए या कोई इंटरमीडिएट एंगल लेना है तो वो भी ले सकते हो, बट अगर 180 लेते हैं तो मैं ये रब कर रहा हूं, मान लो ओमेगा टी इक्वल टू 180 हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, 180 पे
एफ ए साइन ओमेगा टी साइन 180 0, एफ बी 180 माइनस 120 यानी 60, तो √3/2 एफ एम। एफ सी 180 प्लस 120 300 माइनस √3/2 एफ एम। तो अब इससे हुआ क्या, ये जो एफ बी आया वो पॉजिटिव आया और एफ सी आया नेगेटिव। एफ बी पॉजिटिव का मतलब है जिस डायरेक्शन में दिखाया उसी में आएगा, √3/2 एफ एम, और एफ सी नेगेटिव का मतलब है कि वो उल्टा आएगा, √3/2 एफ एम। ये दोनों ही वर्टिकल से 30 डिग्री पे आएंगे, तो इनको अगेन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ सकते हो। हॉरिजॉन्टल में तोड़ने के लिए क्या लिखोगे, कॉस या साइन? हम लिखेंगे साइन, ठीक है। तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखोगे तो √3/2 एफ एम साइन 30, और ऐसे √3/2 एफ एम साइन 30। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल और अपोजिट है, कट जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, √3/2 एफ एम कॉस 30, और ऐसे दो हैं तो इंटू 2, तो अगेन आ गया 3/2 एफ एम, और इसकी डायरेक्शन वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ बनेगा तो डाउनवर्ड्स। अब देखो, पहले मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स आई, फिर राइट में आई, फिर मैग्नेटिक फील्ड आई डाउनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है बट उसका मैग्नीट्यूड हमारा फिक्स आ रहा है, दैट इज 3/2 एफ एम। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है, अपवर्ड्स, फिर राइट, फिर डाउनवर्ड्स, क्या कह सकते हो, क्लॉकवाइज। तो इसमें लिखना, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन we can say that the magnitude of the magnetic field or MMF remains constant at 3/2 FM, but it rotates in clockwise direction. So a rotating magnetic field is generated. ठीक है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। बात मेरी यहां तक क्लियर हुई? अब ये तो वन ऑफ द मेथड्स था, मैंने बोला था ना दो मेथड हो सकते हैं। तो दूसरा मेथड क्या होता है कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड या पोल्स ड्रॉ कर लिए जाएं, ठीक है। लेकिन जब पोल्स ड्रॉ करते हो ना तो ये मैग्नीट्यूड नहीं डिराइव कर पाते। ये मैग्नीट्यूड तभी डिराइव हो सकता है 3/2 एफ एम वाला, जबकि एक्चुअल में तुम मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट करो, एमएमएफ ड्रॉ करो। अब देखो, अगर फेजर से जाना है या सॉरी पोल्स ड्रॉ करने हैं तो मैं करंट दिखा देता हूं। हमने करंट ये माने हुए थे, आई एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120। ये तीन करंट माने हुए थे। अब ये तीन करंट मान करके अलग अलग इंस्टेंट पे तुम पोल्स ड्रॉ कर लो। तो दोबारा से सेम इंस्टेंट्स लेता हूं, तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 0। अब मान लो ओमेगा टी 0 होता है तो आई ए तो 0 ही रहेगा, और आई बी और आई सी कितने आ जाएंगे, आई ए 0 है, आई बी माइनस 120 तो माइनस यानी नेगेटिव, और आई सी 120 यानी √3/2 आई एम। इसका मतलब अगर मशीन के अंदर इसके पोल्स देखना चाहते हो कि कैसे पोल्स बन रहे हैं और कैसे मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है, ठीक है, तो क्या किया जाता है, हम लोग यहां पे पोल्स, ये कंडक्टर बना लेते हैं।
इस तरह से कंडक्टर बन गए। अब देखो आई बी नेगेटिव आने का मतलब है कि बी में जो तुमने डॉट क्रॉस माने हैं वो उल्टे हैं, तो यहां पे क्या आएगा क्रॉस और यहां पे आएगा डॉट। और आई सी पॉजिटिव आने का मतलब है कि डॉट क्रॉस सही माने हैं, तो डॉट और क्रॉस। ए में तो कुछ आ ही नहीं रहा। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहां दोनों डॉट आ रहे हैं, दोनों डॉट आने का मतलब क्या है, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, क्लॉकवाइज। तो डॉट की मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाले की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाएगी, ये दो डॉट्स की एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, क्लॉकवाइज। तो क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगी इस टाइप से, यानी बीच में मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें किस तरफ दिख रही है, अपवर्ड्स दिख रही है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हमारी आ गई अपवर्ड्स, ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैंने जब एमएमएफ से दिखाया था ना, तब भी मैंने तुम्हें अपवर्ड्स ही दिखाया था। अब अगले पे आ जाओ। अब हमने माना था ओमेगा टी को 90 डिग्री, ओमेगा टी को 90 माना था। ओमेगा टी को 90 मानने से ये आई ए क्या आया था, ये आया था आई एम। आई बी क्या आया था, आई बी क्या आएगा 90 पे, 90 माइनस 120 माइनस 30 माइनस आई एम बाई 2। और आई सी कितना आ जाएगा, 90 प्लस 120 यानी 210, तो अगेन माइनस आई एम बाय 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मशीन के अंदर सोचा जाए, दो करंट नेगेटिव आ रहे हैं, करंट नेगेटिव का मतलब उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, और एक पॉजिटिव आ रहा है यानी उसकी डायरेक्शन सही है। तो आई ए बना लो, ठीक है। आई ए की डायरेक्शन सही है, तो डॉट क्रॉस। आई बी की डायरेक्शन उल्टी है, उल्टी होने का मतलब यहां पे क्रॉस आएगा और यहां पे डॉट। आईसी भी नेगेटिव आ रहा है, तो यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट। अब देखो ऊपर तीनों डॉट बन गए, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी कुछ इस टाइप से, और क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज आने का मतलब है कुछ इस टाइप से, ये बन गया। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, राइट में जा रही है, राइट में जा रही है, तो यहां भी डायरेक्शन दिखा दो, ये आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से ना तुम पोल्स भी दिखा सकते हो कि यहां पे नॉर्थ पोल बन गया और यहां पे साउथ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाती है, नॉर्थ से साउथ। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे बन गया नॉर्थ और यहां पे बन गया साउथ, ठीक है। और हमने जब एमएमएफ से देखा था तब भी राइट में ही आई थी। अब तीसरा ले लेते हैं, तीसरा केस मैं ले लेता हूं एट ओमेगा टी इक्वल टू 180, ठीक है। यहां पे ही लिख रहा हूं, ये करंट्स नोट कर रखे हैं ना, तो एट ओमेगा टी इक्वल टू 180। अब आईए था साइन ओमेगा टी, तो 180 पे होगा 0। आई भी था साइन ओमेगा टी माइनस 120 यानी 60, और आईसी ओमेगा टी प्लस 120, 180 प्लस 120 300, साइन 300 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। ये आ गया। अब की बार देखो अगेन आई ए 0 है, आई बी और आई सी नेगेटिव है। आई ए 0 होना और आई बी आई सी का नेगेटिव होना क्या बोलता है कि आई बी और आई सी की डायरेक्शन रिवर्स कर देना और आई ए को शो ही मत करना, यही तो बात बन रही है। तो आई ए तो दिखाना नहीं है, आई बी पॉजिटिव है, आई बी पॉजिटिव का मतलब है यहां तो डॉट और यहां क्रॉस। आईसी नेगेटिव यानी आईसी का यहां क्रॉस और यहां डॉट। अब देखो लेफ्ट में दोनों क्रॉस बन गए, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज,
तो क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगी। राइट में दोनों डॉट हैं, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से आ गई। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बन गई भाई? ये बन गई डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड्स बन गई तो इधर आ गया नॉर्थ और इधर आ गया साउथ। तो हमने जब एमएमएफ से बनाए थे ना, तब भी यही तीन सेम डायरेक्शन बने थे, पहले अपवर्ड्स, फिर राइट में और फिर डाउनवर्ड्स। और तभी मैंने बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में घूम रही है, इट इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वही चीज हमें अभी भी दिख रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। लेकिन ये ध्यान रखो, अगर इसका मैग्नीट्यूड तुम्हें कभी भी डिराइव करना है तो तुम्हें वो एमएमएफ वाली ही अप्रोच को फॉलो करना है। कंसेप्चुअली ऐसे समझ सकते हो नॉर्थ और साउथ पोल कैसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब थ्री फेज वाइंडिंग को 120 डिग्री पे रख दिया जाए और उनके अंदर फेज शिफ्ट भी 120 डिग्री रहे, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है और डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। बात मेरी क्लियर हुई? अब इसको अगर जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइज ऐसे कर देते हैं, अगर एम फेज वाइंडिंग हो, एम कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, एम फेज वाइंडिंग हो, तो अगर उसमें बैलेंस करंट रखा जाए और उसको कितने एंगल पे रखा जाए, 360 बाय एम, यानी 3 फेज है तो 120, 4 फेज है तो 90 डिग्री, 360 बाय एम, एम इज द नंबर ऑफ फेजेस, इतने एंगल पे रखोगे तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो जनरलाइज करते हुए लिखना, जनरली स्पीकिंग if a M phase winding is kept at 360 degree upon M, 360 degree upon M in space, and it carries a balanced current having a phase shift of 360 degree by M, having a phase shift of 360 degree by M, a rotating magnetic field is created which rotates at synchronous speed and has a magnitude m by 2 fm, m by 2 fm। जैसे इस केस में थ्री फेज में कितना बन रहा था, 3/2 बन रहा था ना, तो m फेजेस में बनता है m by 2 fm। Here fm is peak mmf of each phase, fm is peak mmf of each phase, and m is greater than or equal to 3, is greater than or equal to 3, ठीक है। 3 से ज्यादा ही होना चाहिए, 3 से कम पे काम नहीं चलता। लेकिन क्या होता है ना, टू फेज में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन कंडीशन अलग हो जाती है। तो अगला पॉइंट लिखो, फॉर अ टू फेज वाइंडिंग, for a two phase winding, the winding must be kept at 90 degree in space and the current carried by the two windings should have a phase shift of 90 degree in order to produce a magnetic field, or in order to produce a rotating magnetic field in space, rotating magnetic field in space, which has a maximum value of fm, sorry, which has a constant value of fm। 2/2 fm मैंने कर दिया, m/2 बोला था ना, तो 2/2 fm माने fm ही आएगा। लेकिन इसके लिए फेज शिफ्ट 360 बाय m से निकालोगे तो 180 आएगा। भाई m को अगर 2 रख दोगे तो 360 बाय 2 कितना आएगा, 180। लेकिन टू फेज के अंदर ये शिफ्ट 180 काम नहीं करता, कितना रखना पड़ता है, 90 डिग्री। इसीलिए टू फेज जो होता है ना, एक स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है। हम टू फेज का भी देखेंगे, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि दो वाइंडिंग्स 90 डिग्री पे रखी जाएं और उनके करंट्स के अंदर भी एंगल कितना रहे, 90 डिग्री, तब एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट हो जाती है। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब देखो क्या होता है,
इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड होती है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में घूमेगी ये डिपेंड करता है इस बात पे कि हमारे करंट्स का फेज सीक्वेंस कैसा है। अब ये ध्यान देना मैं फेज सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, वाइंडिंग्स के प्लेसमेंट की नहीं। तो हम ये कहते हैं अगर फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दिया जाए, यानी पॉजिटिव फेज सीक्वेंस लिया है ना एबीसी, अभी अगर इसकी जगह एसी भी ले लो, यानी बी में प्लस 120 और सी में माइनस 120 ले लें, फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी रिवर्स हो जाती है। तो एक पॉइंट लिखना, इफ द फेज सीक्वेंस of the currents carried by the three phases is reversed, then the direction of rotating magnetic field also reverses. अब ये देखते हैं कैसे होगा। तो फेज सीक्वेंस रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जो करंट है बी में प्लस 120 आ जाए और सी में माइनस 120, यही है। लेकिन ये जो वाइंडिंग्स हैं इन्हें तुम टच नहीं करोगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी। वाइंडिंग स्पेस में कैसी रखी गई है उससे फेज सीक्वेंस डिसाइड नहीं होता। फेज सीक्वेंस इस बात पे डिपेंड करता है कि टाइम के अंदर एंगल कैसा है। तो एक पॉइंट ये लिखना, while reversing the phase sequence we reverse the sequence of currents carried by the winding, but we do not change position of the winding। ठीक है, वी डू नॉट चेंज पोजीशन ऑफ द वाइंडिंग। बहुत खासा ख्याल तुम्हें इस बात का रखना है कि वाइंडिंग में जाने वाला करंट तुमने बदला है, लेकिन मशीन को खोल करके अंदर वाइंडिंग्स को नहीं घुमाया है। वाइंडिंग्स एक्सचेंज नहीं हुई हैं, वाइंडिंग के अंदर जो करंट जा रहे थे वो एक्सचेंज हुए हैं। तो पहले फेजर मेथड से डिराइव करते हैं। देखो दोनों मेथड से दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। पहले फेजर मेथड से आ जाते हैं। अब मैंने क्या बताया था, फेजर मेथड के अंदर भी पहले एमएमएफ बना लेते हैं। एमएमएफ की अगर एक्सिस बनाओगे तो कैसे बनेगा, ए का करंट बाहर आ रहा है, ए डैश का अंदर, तो इसकी एमएमएफ की एक्सिस कैसे बनती है, राइट में बनती है। थोड़ा छोटा मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, राइट में। बी की कैसे बनती है, बी में बाहर आ रहा है और बी डैश में अंदर आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में बनेगी मेरी तरफ, तो ये बी। और सी की कैसे बनती है, सी डैश में अंदर और सी में बाहर, तो ऊपर की तरफ, तो इधर बन जाता है सी। ये तीन बन जाते हैं एफ ए बी सी। तो यही चीज मैंने बोली है, इनकी पोजीशन मत चेंज करना, बट ये टाइम का एंगल चेंज कर लेना। एक्चुअल में देखो हम कर क्या रहे हैं, टाइम को फिक्स कर रहा हूं मैं, मेरी बात को समझना यहां पे बहुत ध्यान से। मैं टाइम को तो फिक्स कर देता हूं, ओमेगा टी को 0 ले लिया, 90 ले लिया, 180 ले लिया, मैं टाइम को हमेशा फिक्स कर देता हूं। और मैं टाइम को फिक्स करके फिर क्या ड्रॉ करता हूं, एमएमएफ। एक छोटी सी बात सोचो, अगर टाइम को फिक्स कर दिया तो क्या एमएमएफ एक फेजर रह गया। टाइम फिक्स कर देने के बाद वेदर एमएमएफ इज अ फेजर और नॉट, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि फेजर बनता ही तब है जब टाइम लगातार वेरी करे। जब तक टाइम वेरी नहीं करोगे जब तक कोई फेजर नहीं बन सकता। बात मेरी समझ रहे हो, क्योंकि फेजर का एंगल क्या होता है, ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी ही बदलेगा तभी तो फेजर बन सकता है। तो ओमेगा टी को अगर तुम फिक्स कर दे रहे हो देन इट इज नॉट अ फेजर। तो एक्चुअल में ये जो तीनों में ड्रॉ किया था ना पिछले डायग्राम में भी और इसमें भी, ये तीनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर्स का मतलब है ये तीनों का जो मैंने डायरेक्शन दिखाया है ये स्पेस में है। और मैंने ये बात बताई भी थी, अगर स्पेस के एंगल को कंसीडर करो या मैकेनिकल एंगल को कंसीडर करो तो वो वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल को कंसीडर करो तब वो क्या होता है, फेजर। तो मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूं और ये देख रहा हूं कि स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा है, दैट मींस ऑल दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर्स। तो चाहो तो यहां फेजर मेथड की जगह क्या लिख सकते हो, वेक्टर मेथड। फेजर मेथड तब होता जब स्पेस में फिक्स करके वैरी क्या करते, टाइम, तब फेजर। और टाइम को फिक्स करके अगर स्पेस में देखोगे दैट इज वेक्टर। ठीक है, अब सिंक्रोनस मशीन के अंदर देखो खासियत क्या आ जाती है ना, जहां ये एसी मशीन आ जाती है यहां फेजर और वेक्टर दोनों का काम आने लगता है। जबकि हमने डीसी मशीन में क्या देखा था, सारी क्वांटिटीज डीसी थी,
तो वहां फेजर का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फेजर के लिए क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, साइनोसोइडल। तो वहां सिर्फ बात थी वेक्टर्स की। यहां मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एसी करंट की वजह से वो टाइम पे भी डिपेंड कर रही है, तो इट इज ऑल्सो अ फेजर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये लिख लेना, द मेन डिफरेंस बिटवीन AC and DC machines, the main difference between AC and DC machine is that the magnetic field in DC machine only behaves as a vector, but in AC machine magnetic field also depends on time, so it behaves as a vector as well as phasor, a vector as well as phasor। तो यहां ड्रॉ एक्चुअल में क्या कर रहे हो, वेक्टर। अब देखो टाइम इंस्टेंट लेता हूं, ठीक है। सिंक्रोनस में मैं तुम्हें ये रेगुलरली बताता रहूंगा कि कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर हैं और कौन सी क्वांटिटीज फेजर हैं। तो एमएमएफ मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर और एक फेजर दोनों है। अब ओमेगा टी जीरो की बात करें अगर, तो देखो एफ ए क्या आएगा, एफ ए आएगा जीरो, एफ बी जीरो प्लस 120 √3/2 एफ एम, एफ सी जीरो माइनस 120 माइनस √3/2 एफ एम। एफ बी पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में दिखा रहे हो उसी में ड्रॉ करोगे, और एफ सी नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में दिखाया है उससे उल्टा ड्रॉ किया जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल है 60, तो वर्टिकल से दोनों बना रहे हैं 30 और इधर से भी 30। अगेन इनको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में अगर तोड़ लिया जाए, तो हॉरिजॉन्टल में कैसे तोड़ोगे, √3/2 एफ एम साइन 30 और इधर √3/2 एफ एम साइन 30। तो ये तो इक्वल और अपोजिट है, वर्टिकल वाले दोनों के ऐड हो जाएंगे, दोनों डाउनवर्ड्स होंगे, तो √3/2 एफ एम कॉस 30 इंटू 2, कॉस 30 होगा √3/2, तो ये हो गया 3/2 एफ एम। ये आ गया। अब भाई ओमेगा टी को रख लिया जाए 90 डिग्री, ओमेगा टी को अगर 90 रखा जाए तो एफ ए क्या आएगा, साइन 90 यानी एफ एम, एफ बी क्या आएगा, साइन 90 प्लस 120 210 माइनस एफ एम बाई 2, एफ सी साइन 90 माइनस 120 यानी माइनस 30 अगेन माइनस एफ एम बाई 2। बी और सी नेगेटिव आने का मतलब है कि इनकी डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, और ए पॉजिटिव आने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन सेम रखी जाएगी। तो देखो ए को तो ऐसे ही बना लो एफ एम, बी को उल्टा बनाना है एफ एम बाई 2 और ये एंगल हुआ 60, सी को भी उल्टा बनाना है एफ एम बाई 2 और ये एंगल भी हुआ 60। ठीक है, सी ऊपर की तरफ था ना, उल्टा बनाने का मतलब है नीचे लेके जाओ। अब देखो एफ एम तो हॉरिजॉन्टल है, ये 2 वाले जो है एफ एम बाई 2 एफ एम बाई 2, इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ लो। तो वर्टिकल एफ एम बाई 2 साइन 60 और ये एफ एम बाई 2 साइन 60। वर्टिकल कंपोनेंट तो इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा कितना, एफ एम तो पहले से हॉरिजॉन्टल है, एफ एम बाई 2 कॉस 60 और ऐसे दो हैं तो इंटू 2, तो 3/2 एफ एम। ठीक है, पहले किस तरफ बन रहा था, डाउनवर्ड्स, अब किस तरफ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल यानी कि राइट में। अब तीसरा एंगल क्या ले लोगे, वर्टिकल, सॉरी तीसरा एंगल ले लोगे 180। तो अगले में हम बात कर लेते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 180 पे। ओमेगा टी अगर 180 रखा जाए तो एफ ए क्या आएगा 0, एफ बी क्या आएगा 180 प्लस 120 यानी 300, तो माइनस √3/2 एफ एम, और एफ सी क्या आएगा 180 माइनस 120 यानी 60 √3/2 एफ एम। ऐसा आने का मतलब क्या है, एफ बी नेगेटिव आ रहा है तो उसको रिवर्स करोगे,
एफ सी पॉजिटिव आ रहा है तो सेम डायरेक्शन में, एफ बी नेगेटिव तो रिवर्स, एफ सी पॉजिटिव तो एफ सी पॉजिटिव है और एफ बी नेगेटिव है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये 30 है, √3/2 FM साइन 30, और इधर भी आएगा √3/2 FM साइन 30। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएगा, बचेगा क्या, वर्टिकल। वर्टिकल होगा √3/2 FM cos 30 इंटू 2, cos 30 √3/2 तो 3/2 FM, और ये आ गया अपवर्ड्स। अब देखो रोटेशन कैसे हुआ, पहले डाउनवर्ड्स फिर राइट फिर अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स राइट अपवर्ड्स, तो कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, और पहले कैसे आ रहा था, क्लॉकवाइज, यानी फेज सीक्वेंस रिवर्स कर देने से हमारा डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो, बाय रिवर्सिंग द फेज सीक्वेंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, वो तो 3/2 FM ही आ रहा है, बट डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। दूसरी बात कि फेज सीक्वेंस रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूमने लगी, बस इतना ध्यान रखना, ऐसा मत रट के चले जाना कि पॉजिटिव सीक्वेंस में क्लॉकवाइज घूमती है और नेगेटिव सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोग याद नहीं करोगे, याद सिर्फ इतना रखना है कि अगर पॉजिटिव सीक्वेंस में क्लॉकवाइज तो नेगेटिव में एंटी क्लॉकवाइज, अगर पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव में क्लॉकवाइज, यानी दोनों सीक्वेंस की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। अब सीक्वेंस तो इस हिसाब से एक और होता है, कौन सा सीक्वेंस होता है, जीरो सीक्वेंस। लेकिन जीरो सीक्वेंस में ये 120 का शिफ्ट नहीं आता, तो जब 120 का शिफ्ट नहीं आएगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाएगी। तो एक पॉइंट और लिखो, इफ द वाइंडिंग कैरीज जीरो सीक्वेंस करंट, then the currents do not have 120-degree phase shift, due to which rotating magnetic field cannot be produced। ठीक है, तो जीरो सीक्वेंस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता क्योंकि उसमें 120 का शिफ्ट ही नहीं आएगा। हमारी कंडीशन ये थी कि 120 का शिफ्ट करंट्स में होना चाहिए और 120 का ही एंगल वाइंडिंग्स के बीच होना चाहिए, तभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। अब मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें क्या ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में, तो यहां एमएमएफ की जगह क्या ले लो, एमएमएफ की जगह ले लो करंट्स, IA, IB, IC। फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करके दिखाता हूं, IM, IM, IM। अब सबसे पहले ले लो अगेन ओमेगा टी को जीरो, जीरो पे IA तो हो गया जीरो, तो इसकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी। IB ये कितना हो गया, साइन 120, और IC ये हो गया -120। इसका मतलब है जब तुम स्टेटर बनाओगे तो IB पॉजिटिव आ रहा है, उसकी डायरेक्शन सेम रखोगे, लेकिन IC नेगेटिव आने का मतलब है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो A में तो करंट दिखाओगे नहीं, B में पॉजिटिव आ रहा है तो जैसे दिखाया गया था वैसे ही दिखाओ, C में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है यहां पे क्रॉस और यहां पे डॉट। अब देखो लेफ्ट में दोनों क्रॉस आ गए, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, क्लॉकवाइज। ऐसे आएगी। डॉट, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, एंटी क्लॉकवाइज।
तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है, यानी ऊपर आ गया नॉर्थ पोल और नीचे आ गया साउथ पोल। ये बन गया जीरो वाला केस। अगले केस पे आ जाओ, ओमेगा टी को ले लो 90। 90 लोगे तो IA आ जाएगा IM के बराबर, IB 90 प्लस 120 210 माइनस IM/2, IC 90 माइनस 120 माइनस 30 तो माइनस IM/2। IA पॉजिटिव आने का मतलब है उसकी डायरेक्शन सेम रखोगे, लेकिन IB और IC नेगेटिव आ रहे हैं तो इनकी डायरेक्शंस को रिवर्स करना जरूरी है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, IA को तो सेम रखोगे डॉट क्रॉस, फिर ऐसे ही IB और IC को उल्टा करना है, यानी क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट। अब देखो नीचे तीनों क्रॉस आ गए, क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज, और डॉट ऊपर, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये बन गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जा रही है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, पिछला वाला अगर वेक्टर मेथड याद है उसमें ही पहले डाउनवर्ड्स आई थी फिर लेफ्ट में आई थी। अब लास्ट केस, ओमेगा टी को ले लिया जाए 180, तो IA तो जीरो आएगा, IB 180 प्लस 120 यानी 300 तो माइनस √3/2 IM, IC 180 माइनस 120 यानी 60। तो अब इसका मतलब A में कोई करंट नहीं दिखाना, लेकिन B का करंट नेगेटिव है तो अपोजिट लोगे, C का करंट पॉजिटिव है तो सेम लोगे। फिर से एक स्टेटर बना लिया हमने, ठीक है। A में कोई करंट मत दिखाओ, B में नेगेटिव दिखाना है तो क्रॉस डॉट, C में पॉजिटिव दिखाना है डॉट क्रॉस। पॉजिटिव का मतलब है ना जो डायरेक्शन शो की थी वैसा ही ले लो, और नेगेटिव का मतलब है जो डायरेक्शन शो की थी उसको रिवर्स कर दो। अब लेफ्ट में देखो दोनों डॉट हैं, डॉट की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, तो डॉट की मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है इस टाइप से आ गई, तो इसमें कैसी बन गई, अपवर्ड्स। तो देखो यहां पे तो बन रही है डाउनवर्ड्स, इधर बन रही है राइट में, और इधर बन रही है अपवर्ड्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमी, डाउनवर्ड्स लेफ्ट देन अपवर्ड्स, तो ये कैसे घूम गई, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यही चीज मैंने पिछली बार भी प्रूव की थी अभी वेक्टर मेथड से भी, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारी रिवर्स हो जाती है अगर फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दें। याद रखने वाली बात क्या है, कभी भी फेज सीक्वेंस रिवर्स करने के लिए बोलूं तो ऐसा मत करना कि अंदर की कंस्ट्रक्शन चेंज कर दो, सिर्फ ये जो ओमेगा टी के साथ लिखे एंगल हैं इन्हीं को रिवर्स करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज देखो कि इसके अंदर मैं ये कैसे कह सकता हूं कि सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमेगी। ओमेगा टी जीरो, तो जीरो पे वो डाउनवर्ड्स आया, 90 पे राइट में आया, तो कितना रोटेशन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही रोटेशन हुआ जितना चेंज ओमेगा टी में आया। तो एक पॉइंट ये लिखो, फ्रॉम दीज फिगर्स वी कैन ऑब्टेन या वी कैन अंडरस्टैंड that magnetic field rotates by the same angle
एज द चेंज इन ओमेगा टी। ओमेगा टी में जितना चेंज आएगा उतनी ही रोटेशन मैग्नेटिक फील्ड में देखने मिलती है। तो ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू सेम एज ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हो गया थीटा एम इक्वल टू थीटा ई, और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पोल्स कितने थे, 2। ये ध्यान रखना, ये ओमेगा टी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एंगल, और थीटा रोटेशन क्या होगा, मैकेनिकल एंगल। तो इसका मतलब है कि कितना रोटेशन आएगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो अब अगर डेरिवेटिव ले लो तो ओमेगा एम आ गया, ओमेगा एम कितना होता है 2 पाई एन बाय 60, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो एन कितना आ गया यहां से 60 एफ, या ये कह दो 120 एफ बाय पी। यही हुआ ना, पोल्स तो 2 थे। इसका क्या मतलब निकला कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्पीड से घूम रही है, दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और यही चीज मैंने शुरू में बोली थी कि मैग्नेटिक फील्ड ns से ही घूमेगी। अब देखो मेरी बात को समझो, अब क्या क्या पॉइंट हमारे यहां पे समझने वाले निकले। सबसे पहली बात कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन क्या है। चलो अगर मैं इसको समराइज करता हूं यहां पे, तो समराइज मैं तुम लोगों के लिए कर देता हूं कि क्या क्या बातें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में याद रखनी है। फर्स्ट कि हमें क्या चाहिए होता है, स्पेस एंगल 360 डिग्री बाय एम, फेज शिफ्ट 360 डिग्री बाय एम। तो इससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसका एफ होता है m/2 fm, लेकिन यहां पे m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमने देखा। फिर बाय रिवर्सिंग फेज सीक्वेंस, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी रिवर्स्ड। और जो मैंने बात को केयर करने के लिए बोला है ना, उसका बहुत ध्यान रखना कि कभी भी ऐसा मत कर देना कि फेज सीक्वेंस रिवर्स करने के चक्कर में अंदर वाइंडिंग की पोजीशंस को रिवर्स कर दो, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरी बात, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज ns। ठीक है, और मैंने एक स्पेशल पॉइंट बताया था टू फेज के बारे में कि टू फेज में वाइंडिंग्स के बीच में एंगल भी 90 डिग्री होगा, और वाइंडिंग्स के करंट्स में फेज शिफ्ट भी कितना लेना पड़ेगा, 90 डिग्री। तभी क्या बना सकते हो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जो है ना एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ही लिखो। तो डिराइव द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड रोटेशन फॉर अ टू फेज वाइंडिंग, फॉर अ टू फेज वाइंडिंग। ठीक है, जैसे आज हमने देखा ना एमएमएफ वाले मेथड से, जिसके अंदर हम वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे थे, उस मेथड से एक बार घर पे खुद ट्राई करो कि कैसे तुम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हो टू फेज वाइंडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे जाएंगे ना तो यही कॉन्सेप्ट यूजफुल होगा। तो हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड वंस एंड फॉर ऑल एक ही बार निपटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। क्योंकि अगेन बात वही है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो जनरल हैं, जो इंडक्शन में भी काम आएंगे, सिंगल फेज इंडक्शन में भी काम आएंगे, जो सिंक्रोनस के अंदर भी काम आएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि टू फेज का भी अभी से डिराइव कर लेते ताकि ये प्रिंसिपल्स हमारे बहुत कंसोलिडेट हो जाएं। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर मैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में एक और थ्योरी समझाऊंगा, बट हम शुरुआत करेंगे टू फेज वाइंडिंग से। ठीक है, तो वो सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।